नमस्ते सभी को। शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम किताबों पर चर्चा करते हैं जी। यह कंटेंट plotsformovies.com द्वारा समर्थित है, जो एक एआई सक्षम बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म है जहां आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए उसका 1 मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं। हाँ, ये काफी उपयोगी हो सकता है आजकल। और हम sharingstories.in पर #PushingIndianAuthors अभियान के माध्यम से भारतीय लेखकों की किताबों को प्रदर्शित कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी पहल है ये। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास हिंदी साहित्य का एक ऐसा नगीना है, एक ऐसी किताब जिसने पीढ़ियों को बहुत गहराई तक प्रभावित किया है। जी हाँ। धर्मवीर भारती जी का कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता, बिल्कुल, नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। सही कहा। तो आज हम इसी उपन्यास की दुनिया में गहराई में उतरेंगे। हमारा इरादा सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये किताब जो 1949 में छपी थी, वो आज भी इतनी ताज़ी क्यों लगती है, क्यों दिलों पर राज करती है। हाँ, क्या बात है इसमें ऐसी। इसके किरदार, उनके वो अनकहे जज्बात और उस दौर का जो समाज था, हाँ, उसकी जो परतें हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे, जिसने इसे क्लासिक का दर्जा दिलाया है। बिल्कुल। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे बस एक प्रेम कहानी नहीं रहने देता। सही बात, ये उससे कहीं बढ़कर है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सफर। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. अच्छा, तो सबसे पहले किताब के बारे में थोड़ी बात करते हैं। प्रकाशन वर्ष 1949। जी, आजादी के ठीक बाद का समय। हाँ, और पृष्ठभूमि है इलाहाबाद, तब का ब्रिटिश भारत। मतलब माहौल ही अलग था। बिल्कुल, एक संक्रमण का दौर था वो। इसे अक्सर हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर कहा जाता है। एक क्लासिक का दर्जा मिला इसे। हाँ, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आप देखें, किताब के पीछे भी जो लिखा होता है, हाँ, मैंने भी देखा। पाठकों का अटूट सम्मोहन। जी, हिंदी साहित्य जगत की एक बड़ी उपलब्धि। लाखों लाख पाठकों के लिए प्रिय। ये शब्द बताते हैं कि इसका असर कितना गहरा रहा है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये असर वक्त के साथ कम नहीं हुआ। यही इसकी खासियत है। सही कहा। सोचिए, 1949 से आज तक कितना कुछ बदल गया है दुनिया में, समाज में। बहुत कुछ। लेकिन चंदर और सुधा की जो कहानी है, वो आज भी लोगों को कहीं ना कहीं छू जाती है, अपनी सी लगती है। हाँ, और मुझे लगता है इसकी एक बहुत बड़ी वजह है वो जो उपन्यास का केंद्रीय भाव है, वो अव्यक्त प्रेम। हाँ, और वो नैतिक दुविधाएं, ये ऐसे अनुभव हैं जो किसी एक दौर या समाज तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल। रिश्तों में जो बातें कहीं नहीं जाती, जो फर्ज और इच्छा के बीच का टकराव होता है। हाँ, सामाजिक दबाव, ये सब तो आज भी महसूस होता है ना। सही बात है। और शायद इसीलिए ये उपन्यास इतना यूनिवर्सल, इतना सार्वभौमिक हो गया है। अच्छा, आपने अव्यक्त प्रेम की बात की, तो किरदारों पर आते हैं, क्योंकि कहानी तो किरदारों के इर्द गिर्द ही घूमती है। हाँ, बिल्कुल। केंद्र में है चंद्र कुमार कपूर। जी। एक बहुत होनहार, आदर्शवादी नौजवान रिसर्चर है। अपने प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला का वो प्रिय शिष्य भी है। हाँ, ये रिश्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है कहानी में। बिल्कुल। लेकिन चंदर के अंदर ना एक लगातार कश्मकश चलती रहती है। हाँ। एक तरफ उसकी अपनी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और दूसरी तरफ समाज के नियम, नैतिकता और वो आदर्श जो उसने खुद अपने लिए बना लिए हैं। और ये सवाल उठता है कि ये जो उसका आदर्शवाद है, क्या वो उसकी ताकत है या कहीं ना कहीं उसके लिए एक बोझ बन जाता है? ये बहुत अहम सवाल है। और इसी कश्मकश की दूसरी तरफ है सुधा, डॉक्टर शुक्ला की बेटी। सुधा, हाँ। चंदर और सुधा का रिश्ता, वो इस उपन्यास की आत्मा है, ऐसा कहा जा सकता है। बिल्कुल। ये दोस्ती से बहुत ज्यादा, एक तरह से आप पारंपरिक तरीके से प्रेम भी शायद नहीं कह सकते। हाँ, वही। ये एक बहुत पवित्र, सम्मान वाला रिश्ता है, लेकिन पूरी तरह से अनकहा। इसमें बहुत संयम है, मर्यादा है। और यही अव्यक्त स्नेह, जैसा आपने पहले कहा, वो इस उपन्यास का सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे दर्दनाक पहलू भी है। सही कहा। और फिर है डॉक्टर शुक्ला,
पिता भी हैं, गुरु भी हैं, और उस समय के जो सामाजिक और नैतिक मानदंड थे उनके प्रतीक भी। जी। उनका होना चंदर और सुधा के रिश्ते को कैसे देखता है, कैसे प्रभावित करता है? क्या वो सिर्फ एक संरक्षक हैं या अनजाने में ही सही वो उनके बीच की जो खामोशी है उसे और बढ़ा देते हैं? ये व्याख्या का विषय है। बिल्कुल, वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं। चंदर उनका बहुत आदर करता है। हाँ, लेकिन शायद यही आदर, ये गुरु शिष्य संबंध की जो मर्यादा है, वो चंदर को अपनी भावनाएं खुलकर कहने से रोकती भी है। हाँ, ये हो सकता है। तो एक तरह से उनकी उपस्थिति एक सीमा भी बना देती है। बिल्कुल। और दूसरे किरदार भी हैं। बिनती है सुधा की कजन, वो ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा समझदार लगती है। हाँ, वो जमीन से जुड़ी हुई लगती है। और फिर पम्मी है, जो बाद में चंदर की जिंदगी में आती है। वो सुधा से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल विपरीत। तो ये सब मिलके ना रिश्तों का एक बहुत ही जटिल जाल बुनते हैं। हाँ, और इसी जाल से उपन्यास के जो मुख्य विषय हैं वो उभर कर आते हैं। सबसे बड़ा तो यही है, वो अव्यक्त प्रेम बनाम कर्तव्य का संघर्ष। हाँ, ये तो कहानी का इंजन है। चंद्र सुधा से बहुत गहरा लगाव रखता है, पर कह नहीं पाता। क्यों नहीं कह पाता? हाँ, यही सवाल है। क्या सिर्फ गुरु शिष्य संबंध का लिहाज है, या समाज का डर, या फिर खुद को एक खास किस्म का मतलब पवित्र बनाए रखने की जिद? ये पवित्रता का विचार ये भी बहुत अहम है चंदर के लिए। बिल्कुल, उपन्यास इस क्यों को बहुत गहराई से देखता है। और इसी से जुड़ा है त्याग और संयम का विषय। चंदर खुद को सुधा के प्रति एक खास जिम्मेदारी महसूस करता है, जैसे वो उसका देवता या संरक्षक हो। हाँ, गुनाहों का देवता नाम भी शायद यहीं से जुड़ता है। हो सकता है वो अपनी इच्छाओं को दबाता है, पर यह सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई त्याग है, महानता है, या फिर ये भावनाओं का सामना करने से बचने का एक तरीका है, एक तरह का पलायन। क्या वो खुद को और सुधा को एक सहज मानवीय रिश्ते की जो संभावना है उससे दूर कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्या देवता बनने की कोशिश में इंसान अपनी इंसानियत से ही दूर हो जाता है? और ये उपन्यास उस समय की जो व्यक्तिगत इच्छा और सामाजिक नैतिकता के बीच की टकराहट थी, जी। उसे भी बहुत बारीकी से दिखाता है। 1940 का दशक, इलाहाबाद, वो पढ़ा लिखा मध्य वर्ग, ब्रिटिश राज का असर। हाँ, ये सब किरदारों पर साफ दिखता है। वर्ग का, लिंग का, रिश्तों की अपनी सीमाएं थी। बिल्कुल। ये सब कैसे किसी की व्यक्तिगत खुशी के रास्ते में आ सकते हैं, इसका ये बहुत ही मार्मिक चित्रण है। और ये सिर्फ भारी दबाव नहीं है, चंदर के अंदर भी तो लगातार एक उथल-पुथल मची हुई है। हाँ, वो अनकहे शब्दों का बोझ, लिए गए या नहीं लिए गए फैसलों का पछतावा, एक अपराध बोध सा है जो उसे घेरे रहता है। बिल्कुल। उपन्यास की जो त्रासदी है ना, जी, वो किसी एक बड़ी भारी घटना से नहीं आती। नहीं, वो आती है इन अंदरूनी संघर्षों से, इन खामोशियों से, और वक्त के धीरे धीरे गुजरने से। सही कहा। जैसे सुधा का किसी और से विवाह हो जाना, वो कोई अचानक हुआ हादसा नहीं लगता। नहीं, वो उन अनकही बातों और परिस्थितियों का एक तार्किक नतीजा लगता है जो धीरे धीरे उन्हें अलग अलग रास्तों पर ले जाती हैं। आपने परिस्थितियों की बात की और इलाहाबाद के माहौल का भी जिक्र किया। क्या ये जो पृष्ठभूमि है, ये सिर्फ एक सेटिंग है या कहानी का एक जरूरी हिस्सा है? नहीं, ये सिर्फ सेटिंग नहीं है, ये कहानी का एक अभिन्न अंग है। वो इलाहाबाद का खास कल्चर, वो बौद्धिक माहौल, हाँ। मध्यवर्गीय जीवन के अपने तौर तरीके, उनकी भाषा, उनके रिश्ते निभाने का ढंग, ये सब किरदारों के सोचने और उनके व्यवहार को तय करता है। मतलब परिवेश भी एक किरदार जैसा है। हाँ, कह सकते हैं भारती जी ने उसे इतनी सच्चाई से, इतनी प्रामाणिकता से रचा है कि वो जीवंत होता है। हाँ, और शायद यही वजह है कि आज भी पाठक उससे कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ, क्योंकि भले ही बाहरी माहौल बदल गया हो, पर रिश्तों की वो उलझने, वो कर्तव्य का बोझ, सामाजिक उम्मीदों का दबाव, ये अनुभव तो आज भी हैं। सही बात है। अच्छा, और उपन्यास का संयम, जिस तरह से बहुत कुछ खुलकर नहीं कहा गया है, क्या वो इसकी कमजोरी है या ताकत? मेरे ख्याल से तो ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, कैसे? देखिए, भारती जी पाठक को सब कुछ सीधे सीधे नहीं बताते हैं। वो इशारे करते हैं, खाली जगह छोड़ते हैं, हाँ। और पाठक को उन खामोशियों को, उन अनकही बातों को अपने अनुभव से, अपनी समझ से भरने का मौका देते हैं। मतलब पाठक भी कहानी का हिस्सा बन जाता है एक तरह से। बिल्कुल। और जो कहा नहीं गया, वो अक्सर कहे गए शब्दों से ज्यादा असरदार हो जाता है। यही संयम कहानी को एक गहराई देता है, एक भावनात्मक वजन देता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, अब जरा लेखन शैली पर आते हैं। हाँ। भाषा बहुत काव्यात्मक है, भावनात्मक है, आदर्शवादी भी लगती है। जी, बिल्कुल। और क्योंकि कहानी ज्यादातर चंदर के नजरिए से आगे बढ़ती है, तो उसमें एक आत्मविश्लेषण,
एक इंट्रोस्पेक्शन का तत्व भी बहुत गहरा है। हाँ, भाषा में एक भाव है, एक लय है जो किरदारों के अंदर के भावों को बहुत खूबसूरती से सामने लाती है। लेकिन जैसा हमने कहा, अभिव्यक्ति में एक संयम भी है। हाँ, डायलॉग्स में भी वो एक नफासत, एक मर्यादा झलकती है जो उस दौर के पढ़े लिखे मध्य वर्ग की पहचान थी। तो ये यथार्थवाद भी लाता है कहानी में। बिल्कुल, और विश्वसनीय बनाता है। चलिए थोड़ा लेखक के बारे में भी बात करते हैं। धर्मवीर भारती जी। जानना जरूरी है उनके बारे में। हाँ बिल्कुल, भारती जी का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में जन्म हुआ उनका। जी। वहीं पढ़े लिखे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी। जी। फिर पत्रकारिता में आए और धर्मयुग जैसी बहुत ही प्रतिष्ठित साप्ताहिक पत्रिका के संपादक बने। धर्मयुग, हाँ, वो सिर्फ एक पत्रिका नहीं थी, वो अपने आप में एक संस्था थी। बिल्कुल, उसने कई दशकों तक हिंदी पत्रकारिता और साहित्य को एक दिशा दी। एक सांस्कृतिक आंदोलन की तरह थी वो। सही कहा। धर्मयुग ने हिंदी पढ़ने वालों की साहित्यिक और सांस्कृतिक सोच को बनाने में, उसे गढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और भारती जी की दूसरी रचनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये कविता संग्रह। जी हाँ, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास और अंधा युग, वो अद्भुत गीति नाट्य। हाँ, अंधा युग तो क्लासिक है। उन्हें पद्मश्री और व्यास सम्मान जैसे बड़े पुरस्कार भी मिले। जी। 4 सितंबर 1997 को उनका निधन हुआ। तो क्या ये माना जा सकता है कि भारती जी का जो इलाहाबाद से इतना गहरा जुड़ाव था, उनके अपने अनुभव वो इस उपन्यास में झलकते हैं? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर। इलाहाबाद तो उपन्यास की रग-रग में बसा हुआ है। वो गलियां, वो यूनिवर्सिटी का माहौल, वो मध्यवर्गीय जीवन, हाँ। ये सब भारती जी के अपने अनुभव का हिस्सा रहा होगा। किताब के पीछे कहीं अव्यक्त पीड़ा और एकांत आस्था का जिक्र है। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये बहुत गहरी बात है। अव्यक्त पीड़ा और एकांत आस्था, ये शायद चंदर जैसे किरदारों के जरिए ही व्यक्त होती है। वो पीड़ा जो कहीं नहीं जा सकती, और वो आस्था जो अकेले ही निभानी पड़ती है, चाहे वो प्यार में हो, अपने आदर्शों में हो या जिंदगी में। ये भारती जी की जो गहरी मानवीय समझ है और जीवन को देखने का उनका जो नजरिया है, उसे दिखाता है। तो अब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आज के समय में किसी को गुनाहों का देवता क्यों पढ़नी चाहिए? किसके लिए है ये किताब? देखिए, ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो इंसानी भावनाओं की जटिलताओं को, उनकी गहराइयों को समझना चाहता है। हाँ। जो क्लासिक हिंदी साहित्य का अनुभव करना चाहता है, जो एक ऐसी प्रेम कहानी पढ़ना चाहता है जो सिर्फ रोमांटिक न हो बल्कि सोचने पर भी मजबूर करे। जो ये देखना चाहता है कि कैसे सामाजिक मान्यताएं, कैसे व्यक्तिगत कर्तव्य हमारी जिंदगी को, हमारी नियति को आकार देते हैं। बिल्कुल। मुझे एक रिव्यू की लाइन याद आ रही है जो शायद इसके असर को सही से बताती है कि ये कहानी हमें उन चुनावों की याद दिलाती है जो हम करते हैं, और उन खामोश बोझों की जिन्हें हम कथित धार्मिकता या सही होने के नाम पर उठाते हैं। हाँ, ये बहुत सटीक है। चॉइसेस वी मेक एंड द साइलेंट बर्डन्स वी कैरी फॉर द सेक ऑफ परसीव्ड राइचियसनेस, यही इसकी स्थायी प्रासंगिकता है ना? बिल्कुल। यह हमें अपने रिश्तों पर, अपने फैसलों पर और उन रास्तों पर सोचने को मजबूर करती है जो हमने चुने या शायद नहीं चुने, छोड़ दिए। ये दिखाती है कि कैसे आदर्शों को जीने की कोशिश की कीमत कभी-कभी बहुत ज्यादा हो सकती है। हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम सब अपने जीवन के कुछ न कुछ प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो अगर हम इसे संक्षेप में कहें, गुनाहों का देवता एक बहुत ही जटिल कहानी है। जी हाँ। अनकहे प्रेम की, निभाए गए फर्ज की, किए गए त्याग की और उन सामाजिक बंधनों की जो अक्सर हमारी ख्वाहिशों पर, हमारी खुशियों पर भारी पड़ जाते हैं। हाँ, और चंदर और सुधा का रिश्ता हमें ये सिखाता है कि भावनाएं हमेशा शब्दों की मोहताज नहीं होती, और कभी-कभी सबसे गहरा दर्द वहीं पलता है जहाँ खामोशी होती है। ये संयम की सुंदरता भी दिखाता है और उसका दुख भी, दोनों एक साथ। बिल्कुल। और जैसा कि अच्छा साहित्य अक्सर करता है, ये उपन्यास भी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाता है। हाँ, एक बहुत गहरा सवाल कि क्या ये जो पवित्रता है, ये देवता बने रहने की जो जिद है, क्या इसमें हम कभी-कभी जिंदगी की जो सहजता है, उसके सुख दुख का जो मानवीय अनुभव है, उसी को खो देते हैं? क्या आदर्शों का जरूरत से ज्यादा बोझ अपने आप में एक त्रासदी बन सकता है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर पीढ़ी को अपने तरीके से सोचना होगा, अपने जवाब तलाशने होंगे। बिल्कुल। तो अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई और आप हिंदी साहित्य की ऐसी ही और किताबों के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी गहराइयों में उतरना चाहते हैं, जी, तो कृपया शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमें सपोर्ट करें। और हमारी सलाह है, बल्कि पुरजोर सिफारिश है, कि धर्मवीर भारती जी की इस अद्भुत कृति गुनाहों का देवता को आप जरूर पढ़ें। हाँ, इसे खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसे पढ़ना एक अनुभव है। बिल्कुल। और हाँ, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। जी जरूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और किताब और उसकी दुनिया के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। नमस्ते। नमस्ते।